हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं बीपीएससी जो 69th होने वाला है 30 सितंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। हमने इससे पहले एक वीडियो करंट अफेयर्स सीरीज का लॉन्च किया था जिसमें हमने बिहार करंट अफेयर्स और कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम को फरवरी महीने के कवर किए थे। अब उसी घटनाक्रम को हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, उसी करंट अफेयर्स वीडियो को हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। चलिए, और ये बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा की जो दो लोग तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूज हो जाएगा मिशन 929 यानी कि मिशन 929 क्या है। तो चुनाव आयोग ने, पहली बात का आपको क्या याद रखना है, तो चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। यह पूरे त्रिपुरा के लिए है, ठीक है, मतदान केंद्रों पर केंद्रित है। ये आपको याद रखना होगा कि त्रिपुरा के मतदान केंद्रों के लिए ये है, जिससे विधानसभा चुनाव में 92% मतदान लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। आपको सिंपली ये याद रखना है कि मिशन 929 किससे रिलेटेड है, तो ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है, राइट। और ये त्रिपुरा के 929 मतदान केंद्रों पर केंद्रित था, जहां पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ये पहल किया गया था। अब सब्सिडी में कटौती की बात करें तो उर्वरक सब्सिडी पर कटौती जो है वो घटा करके 3.7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3.7 ट्रिलियन रुपए यानी कि 44.6 बिलियन डॉलर करना है। मतलब जो कि गवर्नमेंट आपको देती है उर्वरक पर सब्सिडी, उसको घटाना है। और ये किस वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है, आप ये भी याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी जो है अकेले भारत में कुल बजट का लगभग 8वां हिस्सा होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी भारत आपको बजट के हिस्से में सब्सिडी देता है उसमें खाद्य और उर्वरक का हिस्सा कितना होता है, तो 8वां हिस्सा होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश धवन स्पेस स्टेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज है। तो सतीश धवन की पुण्यतिथि 3 जनवरी 2022 को मनाई गई। सतीश धवन क्या थे, भारतीय गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थे। ये IIS से बेंगलुरु में उन्होंने देश की पहली सुपरसोनिक विंड टनल बनाई थी। उन्हें पद्म भूषण 1971 और पद्म विभूषण 1981 से सम्मानित किया जा चुका है। उनके निधन के बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। आप याद रखेंगे कहां पर है, सतीश धवन स्पेस, याद रखेंगे इसको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्पेस स्टेशन, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला जो न्यूज है दोस्तों वो है हमारा गंगा विलास के बारे में। आपको पता होगा कि गंगा विलास क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे पहले लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई, और ये वाराणसी से होते हुए बांग्लादेश के डिब्रूगढ़ तक जाएगा ये। और याद रखेंगे कितने दिनों का है, 50 दिनों में कितना किलोमीटर, तो 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। और भारत और बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों से होकर के ये गुजरेगा। तो इंपॉर्टेंट आपका इतना ही था, आप इतना याद रखेंगे। यह सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी होकर के गुजरेगा। और संविधान उद्यान क्या है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में, कहां पर याद रखेंगे, पहली बात तो किसने, तो द्रौपदी मुर्मू ने, कहां पे, तो जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। तो आप याद रखेंगे कि संविधान उद्यान का उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया, तो जयपुर में किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उन्होंने राइजिंग इंडिया एफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वीवीआई है, ये वीवीआई है कि राइजिंग इंडिया एफ, ये क्या है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की किसने, तो द्रौपदी मुर्मू ने की, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, राइट। अब सियोम पुल क्या है, तो राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे किसने, राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। और ये आंगलांग इंकी ओंगन रोड पर स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला न्यूज हमारा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत में पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। किसने, तो एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत करी है। आप इसको याद रखेंगे। कहां पर शुरू किया है, तो कवास टाउनशिप है। आपको पता होगा कि टाउनशिप एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया होता है जो कि सीधे या तो सेंटर करती है या तो गवर्नर करता है या तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो वो उस टाउनशिप एरिया में इसको एनटीपीसी ने शुरू किया। और कहां पर शुरू किया है, तो ये सूरत में किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। यह एनटीपीसी और किसकी है, तो गुजरात गैस लिमिटेड इस संयुक्त प्रयास है। और इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये है आपका, आपको इसको याद रखना है। अब ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय क्या न्यूज में है, ये भी हम देख लेते हैं। तो दुनिया का पहला ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। कहां पर, ये दुनिया का पहला ताड़ पत्ते का संग्रहालय है, तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। आप इसको भूलेंगे नहीं। इसमें कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध का
लेखा जोखा है। कोलाचेल की लड़ाई आपको पता होगा कि 1771 ईस्वी 1741 ईस्वी में लड़ी गई थी। आप नाम याद रखेंगे। ये त्रावणकोर के राजा और मार्तंड वर्मा के ने कोलाचेल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। भारत में डच विस्तार को समाप्त कर दिए थे कोलाचेल की लड़ाई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोलाचेल की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1741 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच, तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और इनके बीच, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। मार्तंड वर्मा कौन थे, तो मार्तंड वर्मा किसी भी यूरोपीय शक्ति के विस्तारवादी मंसूबों को विफल करने वाले एशिया का पहला राज्य था। कौन सा, त्रावणकोर। अर्जेंटीना में लिथियम की खादानें, इससे क्या न्यूज में है, इनको हम देख लेते हैं। तो भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम खादानों और एक तांबे के खाद्यान्न की पहचान की है। कहाँ पे, तो अर्जेंटीना में लिथियम के खाद्यान्नों की पहचान की है आपकी, और एक तांबे के खाद्यान्न की पहचान। खाद्यान्नों का स्वामित्व, पट्टे का अधिकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे कौन, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पास होगा। अभी आपको ये भी याद रखना है। इसका गठन 2019 में किया गया था, आपको याद रखना है। भारत में बाजार में रणनीतिक खनिजों और पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अर्जेंटीना, आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम का 40वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये। इसके पास दुनिया के खनिज का 3रा सबसे बड़ा भंडार भी है ये, याद रखेंगे। पहले 2 स्थानों पे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन खनिज के अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। किसको, मोपा हवाई अड्डे को। दिसंबर 2022 में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। मनोहर पर्रिकर पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। सुन्नी जल विद्युत परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सीसीई ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह सतलज नदी पर है, रन ऑफ द रिवर प्रकार की योजना है ये। 382 मेगावाट, परियोजना की लागत 2614.51 करोड़ रुपए लगाई गई है। ईट राइट स्टेशन क्या है, तो वाराणसी स्टेशन को फसाई के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि फसाई क्या करता है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक इकाई है, याद रखेंगे। संवैधानिक ने सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसे मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत बनाया गया है। सबसे बड़ी महिला शांति दूत, भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार करेगा। भारत ने 2007 में लाइबेरिया के प्रथम महिला दल को तैनात किया था 21 अक्टूबर 2022 तक। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पहला बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को अक्सर ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को अक्सर ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ऑक्टेव 2023 किया, तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया था। सबसे पहले याद रखना होगा आपको, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर पूर्वी भारत स्वदेशी कला और सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करना। यह दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजौर के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। साड़ी महोत्सव विरासत, आपसे पूछा जाए कि विरासत किस तरह का महोत्सव है, तो साड़ी महोत्सव है ये। तो अगला न्यूज साड़ी महोत्सव विरासत के बारे में है। तो इसने भारत के हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों का जश्न बनाया। 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, आप स्थान याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, कपड़ा मंत्रालय ने इस उत्सव का आयोजन किया था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023, ये न्यूज में क्यों है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय के उमियाम में कुंभ का आयोजन किया। मेघालय में ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स में 4 से 6 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे कहाँ पे, मेघालय में। आप प्लेस जरूर याद रखेंगे, कहाँ पे, मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। अगला न्यूज है कि बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में। क्या है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, इनको हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वस्तुतः 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। राजस्थान के जिला बीकानेर के गांव बांदेरवाला के पास 5000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लागत कितनी है, तो 5492 करोड़ रुपए। मार्च 2024 तक लागू किया जाना निर्धारित है और 2023 तक भारत के 500 गीगावाट के नवीकरणीय लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। तो याद रखेंगे, भारत ने 2030 तक कितने मेगावाट, तो 500 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। अब जैन समुदाय विरोध कर रहे हैं, किस बात के लिए कर रहे हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो वे 2 पवित्र स्थलों से संबंधित मांगों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन कौन से 2 प्रसिद्ध जगह है, इनको देख लिया जाए। कौन कौन से हैं, एक है आपका झारखंड का संवेद शिखर,
और ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में पड़ता है। और दूसरा है सरतुंजय पहाड़ी, गुजरात के पलिताना में। तो याद रखिए, इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछ देगा कि समेद शिखर किस राज्य में पड़ता है, या किस पहाड़ी का पार्ट है, या किस पहाड़ी का शिखर है। तो समेद शिखर झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का है। यहीं पर जैनों का पवित्र स्थल भी है ये पारसनाथ। और दूसरा है शत्रुंजय की पहाड़ी। आपसे पूछेगा कि ये किस राज्य में है, आप भूलेंगे नहीं। शत्रुंजय की पहाड़ी गुजरात के पलिताना में है। ठीक है। अब झारखंड का जो पारसनाथ क्षेत्र है, ये गिरिडीह जिले में पड़ता है। वो पर्यटक स्थल एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। और यहाँ पर है क्या दोस्तों, तो आदिनाथ दादा की मूर्ति पगला, जिसको हम कहते हैं, को तोड़ दिया था। जो पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पैरों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संगमरमर की नक्काशी हुआ करती थी। संवेद शिखर के बारे में क्या, तो माना जाता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। पारसनाथ पहाड़ी मारंग बुरु सर्वोच्च देवता या शाब्दिक रूप से महान पर्वत के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है। अब कालाजार के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लिस्मेनियासिस कहते हैं, विसरल लिस्मेनियासिस। तो भारत में कालाजार के मामलों में 2007 से 2022 तक में लगभग 98.7% की गिरावट देखने को मिली है। भारत का लक्ष्य 2023 तक देश के कालाजार को खत्म करना है। 4 स्थानिक राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन्हीं 4 राज्यों में ज्यादातर कालाजार आपको फैलते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो यह किससे फैलता है, आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ एक परजीवी है, लिस्मेनिया, उसी के कारण होता है। और परजीवी एक संक्रमित मादा फेलोबोटामाइन रेत मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखेंगे। अब जोशीमठ संकट क्यों है, आप सबको पता होगा कि वहाँ भूस्खलन हुआ था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। बाकी आई थिंक कि आप सबको पता होगा कि ये न्यूज़ क्यों है। और इसमें जानने वाली बात होगी आपको, ये भौगोलिक कारण हम लोग जान लेते हैं कि क्यों ऐसा कारण है। तो एक भौगोलिक दोष का पुनर्सक्रियण, जहाँ भारतीय प्लेट ने हिमालय के साथ यूरेशियन प्लेट को नीचे धकेल दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, दोनों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये दोनों मिलते हैं आकर के। हालांकि अब तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो चुका है, इन दोनों एक ही साथ टकराए थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। तो ये दोनों का टकरान स्थल है ये, यहीं पर ये आपका होता है भूस्खलन। अब इससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई है, याद रखेंगे, एमसी मिश्रा समिति। इसने रिपोर्ट दी थी 1976 में। इस क्षेत्र में अनियोजित विकास और प्राकृतिक कमजोरियों की पहचान के प्रति आगाह किया था। तो आप ये याद रखेंगे कौन कौन सी समिति, तो एससी मिश्रा समिति, आप इसको भूलेंगे नहीं। अब कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो उड़ीसा में, आप जगह जरूर याद रखेंगे, उड़ीसा में भारत का पहला कोयला गैसीकरण तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। और इस गैसीकरण, अब कोयले का गैसीकरण होता क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जिसमें ईंधन गैस का उत्पादन करने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन या भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो तीनों चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कोयले के गैसीकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हवा का भी किया जाता है, ऑक्सीजन का भी किया जाता है, भाप या CO2, चारों का किया जाता है, लेकिन आंशिक रूप से किया जाता है। पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन हो गया है, तो आप अगेन नाम याद रखेंगे। तो केरल अपनी बैंकिंग सेवा पूरी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये बैंकिंग सेवा पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है यहाँ पर। अब सुपीरियर मिट्टी का तेल, ये क्या है, SKO जिसका नाम है सुपीरियर केरोसिन ऑयल। तो BPCL ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन याद रखेंगे, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, किसके लिए, भारतीय सेना के लिए। है क्या, तो लो स्मोक यानी कि धुआं कम देता है ये। अगेन इंपॉर्टेंट, आपको ये वाला ज्यादा क्लिक होना चाहिए। तो BPCL सेना को एक नए LSLA ग्रेड लो स्मोक सुपीरियर मिट्टी के तेल को आपूर्ति करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन जाएगी। आप इसको याद रखेंगे। पोलो की मूर्ति, ये है क्या, देख लेते हैं हम।
तो अमित शाह ने मणिपुर में इम्फाल के टट्टू की सवारी करने वाली पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर पोलो का जन्म स्थान है। पोलो का पहले का नाम क्या था? तो सगोल कांजेई या कंजई बाजी या पुलू। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड, तो मणिपुर के इम्फाल में पोलो ग्राउंड आपको मिल जाएगा। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मणिपुर जो है पोलो का जन्म स्थान है, और यहाँ पर पोलो को सगोल कांजेई या फिर कंजई बाजी या पुलू के नाम से जाना जाता था। और दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड भी आपको मणिपुर में ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब एस्ट्रो टूरिज्म एक स्काई गेजिंग इवेंट है। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद इंडिया गेट नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने इसको किया। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रसद जलमार्ग और संचार स्कूल ये क्या है? तो अगरतला में सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 असम में लखीमपुर और भांगा के बीच बराक नदी पर 121 किलोमीटर और नौगम्य भाग है। अब से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 कहाँ पर है ना? तो ये असम में लखीमपुर से भांगा के बीच है। किस नदी पर? तो बराक नदी पर। पे रूपी क्या है? भारत का सबसे तेज भुगतान पेरूप हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे वेब 3.0 अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। तो पहली बात कि ये भुगतान ऐप है एक तरीके का पेरूप, और ये वेब 3.0 के आधुनिक तकनीक पर बनाया गया है। पेरूप जो है सर्वोत्तम सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए सर्वक्वाल मानकों का पालन करता है। अब आई डोंट नो कि ये क्या है। अगर किसी में से आप में से किसी को पता हो तो प्लीज बताएं। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि ये सर्वक्वाल क्या होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है आपका कि 28वां सारंग 2023 IIT मद्रास। सबसे पहली बात आपको याद रखने वाली है, वार्षिक सांस्कृतिक सारंग 21 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। इसका थीम क्या था? तो रहस्यवादी रंग था। रामबाण IIT मद्रास ने बीमारी के प्रकोप को विफल करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता के लिए अभियान चलाया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामबाण अभियान किसने और किस उद्देश्य से चलाया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो रामबाण अभियान IIT मद्रास ने बीमारी के प्रकोप को विफल करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया है। ठीक है, बीमारी के प्रकोप को विफल करने के लिए स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। आदि शौर्य पर्व पराक्रमण। आदि शौर्य क्या है? तो एक पर्व है पराक्रम का। तो एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। MV गंगा विलास के बारे में अगर हम बात करें तो PM मोदी ने 23 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। और ये कहाँ से कहाँ तक था? वाराणसी में टेंट सिटी, हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गुवाहाटी में पूर्वोत्तर समुद्री कौशल विकास केंद्र, गुवाहाटी में जहाज मरम्मत सुविधा। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें थे। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा का सतत विकास करना। अब MV गंगा विलास के बारे में जान लेते हैं। तो वाराणसी UP में बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक 51 दिनों का 3200 किलोमीटर की यात्रा भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से होकर गुजरेगा। इसमें 3 डेक हैं, यानी कि 3 मंजिला है। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोर्ड पर 38 स्वीट्स हैं। अनिवासी भारतीयों के लिए UPI भुगतान ये क्या है? तो NRI जल्द ही अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर भारतीय मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं का उपयोग करके UPI भुगतान करने में सक्षम होंगे। जो NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो उनके लिए है ये सुविधा किया जा रहा है। यानी कि UPI भुगतान जो है अब NRI की भी आसानी से कर सकते हैं। 10 देशों ने इनको मान्यता दी है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। अब सूर सरिता क्या है? गंगा का सिम्फनी।
सुर सरित है गंगा का सिम्फनी क्या है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, वाराणसी में आयोजित किया गया। यह दर्शकों को एमवी गंगा विलास से गुजरने वाले राज्यों के विभिन्न स्वादों का स्वाद लेने के लिए आयोजित किया गया। इसका समापन शंकर महादेवन के द्वारा कर्तव्य गंगा यानी गंगा के वादा के आनंद के साथ हुआ था। पैगाह कब्रें ये क्या है, तो यूएस सरकार ने हैदराबाद में ऐतिहासिक 6 पैगाह मकबरों का संरक्षण के लिए लगभग $2,50,000 दिए हैं। 18वीं और 19वीं सदी में ये निर्मित है। हैदराबाद में संतोष नगर में है। पैगाह मकबरा और मकबरा शम्स अल उमरा हैदराबाद के निजाम की सेवा करने वाले पैगाम परिवार से संबंधित एक कब्रिस्तान है। तो आपको याद रखना होगा कि पहली बात को ये हैदराबाद में है, किसने दिया है, यूएस सरकार ने दिया है। और ये किनका है, तो ये है आपका शम्स अल उमरा, एक निज़ाम थे, नहीं ये हैदराबाद के निज़ाम की सेवा करने वालों में से एक थे। स्टार्टअप द्वारा 5G का उपयोग ये है क्या, तो विदिशा मध्य प्रदेश स्टार्टअप के द्वारा प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग 5G उपयोग मामलों के ऑन ग्राउंड कार्यान्वयन के लिए भारत का पहला जिला CN.DOT के सहयोग से स्टार्टअप द्वारा 5G या इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग के मामलों का प्रदर्शन किया जाएगा। समुद्रयान मिशन ये क्या है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। 3 लोगों को मिशन के तहत समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर नीचे भेजा जाएगा। अन्वेषण के लिए वाहन का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो निकेल, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा, मैग्जीन आदि समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज करना, और इसकी लागत 5 साल के लिए लगभग 4070 करोड़ रुपए आएगी। अब 8वें वंदे भारत ट्रेन जो है ये मोदी ने इसकी हरी झंडी दिखाई, सिकंदराबाद तेलंगाना और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के बीच ये चलेगा। अब पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, तो स्काईवॉक है। IG ड्रोन के द्वारा विकसित है, ये याद रखेंगे। लंबवत टेक ऑफ लैंडिंग, लंबवत टेक ऑफ लैंडिंग, ये लंबवत टेक ऑफ कर सकता है और लंबवत लैंडिंग भी कर सकता है। तो ड्रोन का नाम क्या है, स्काईवॉक। सबसे बड़ी चीज किसने बनाया है, तो IG ड्रोन ने बनाया है। 5G सक्षम ये ड्रोन है। आरोग्य मैत्री परियोजना क्या है, तो नरेंद्र मोदी ने इसका 13 जनवरी 2023 को उद्घाटन किया था। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा करी थी। उद्देश्य क्या है इसका, तो प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना। इसे 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के नेताओं के समापन सत्र में लॉन्च किया गया था। अन्य प्रस्ताव क्या क्या रखा गया है, तो ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेंट फोरम, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस और ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। संविधान साक्षर जिला क्या है, तो कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। अब है क्या ये, तो जिले में 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.6 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। याद रखेंगे, केरल का ये कोल्लम जिला है ये। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि गैसोलीन में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का चरणबद्ध रोल आउट 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है। सरकार की 2025 तक देश में समग्र पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 2025 तक 20% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश को लगभग 10.2 से 11 बिलियन लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी, और भारत का 2040 तक वैश्विक एथेनॉल मांग में लगभग 25% योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है। अब मीर बरकत अली कौन थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हैदराबाद के 8वें निज़ाम, इनका इस्तांबुल में निधन हो गया है। वह हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के ये पोते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ जा सकता है कि मीर बरकत अली खान का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ये एक निज़ाम हुआ करते थे, हमारे निज़ाम के वंशज हैं ये। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो 1948 के बाद हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट, कब, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन
पोलो चलाया गया था, आप इसको भूलेंगे नहीं। 1971 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और सभी रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार और या प्राइवी पर्स को समाप्त कर दिया था। बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क ये है क्या? तो गोगोरो इंक और बेलाराइस इंडस्ट्रीज ने बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया। यह 50-50 का संयुक्त उद्यम होगा। इस 8 वर्षों के दौरान लगभग $2.5 बिलियन यह महाराष्ट्र के मंडप में स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच के दौरान हस्ताक्षर किए थे। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका सकल घरेलू उत्पाद 450 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो भारत के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 16% है। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, पूरा देश 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कवर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो चरम मौसम घटनाओं में अधिक सटीकता की भविष्यवाणी करने के लिए। भारत में कुल रडार नेटवर्क 2023 में 37, यह अगले 2 से 3 वर्षों में लगभग 25 और जोड़ देगा। 1875 में स्थापित IMD मुख्यालय नई दिल्ली मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख एजेंसी है। IMD अप्रैल 1949 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना था। अब सांसद खेल महाकुंभ, पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2023 को संसद खेल महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन यूपी के बस्ती जिले में किया गया था। पूर्ण ई गवर्नेंस है क्या ये? तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से प्रशासन के डिजिटल पद्धति स्विच करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जाती हैं। गांठदार चर्म रोगी ये क्या है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने PCICDA अधिनियम 2009 के प्रयोजनों के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश को मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। कारण क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर के किसी भी जिले के गांठदार त्वचा रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। यह पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम करने का एक नियंत्रण होता है। हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह सांस्कृतिक फाउंडेशन के द्वारा संत त्यागराज की स्मृति में आयोजित किया गया था। अब त्यागराज के बारे में जान लेते हैं कि यह है क्या। तो भारतीय दार्शनिक और कवि, यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, भगवान राम की स्तुति में हजारों कृतियां रची गई हैं। ऊपरी सियांग बहुदेशीय परियोजना, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। उद्देश्य क्या है? तो चीन की यारलुंग सांगपो नदी की ओर चीन की जल मोड़ योजना का मुकाबला करना, जो सियांग अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्र असम के रूप में बहती है। चीन जो है 60 गीगावाट का बांध मेडोंग में अरुणाचल प्रदेश की गर्दन पर है। स्तन कैंसर का इलाज, ये जेनेरिक पैल्बोसिक्लिब टैबलेट लॉन्च किया है। ब्रांड का नाम क्या है? पैल्बोरेस्ट। दुनिया की पहली जेनेरिक पैल्बोसिक्लिब टैबलेट की खोज किया गया है। नमस्ते दुनिया क्या है ये? तो बच्चों के खिलौने और गेमिंग ब्रांड। हैदराबाद ने अपने लॉन्च की घोषणा की। आधिकारिक वितरण भागीदार रोवन और हेमली है। खिलौना उद्योग 2027 तक 2.73 बिलियन के डॉलर के अनुमानित आकार और 12.6% CGR से बढ़ने के साथ बड़ी वृद्धि तैयार है। नीलमणि फुक्कड़ कौन है? तो असमिया कवि और ज्ञानपीठ विजेता नीलमणि फुक्कड़ का निधन हो गया। फुक्कड़ 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के विजेता थे ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981, पद्मश्री 1990 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002, इनको सब मिला हुआ था। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये भोपाल में आयोजित किया गया। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ अमृत काल की ओर बढ़ना इसका मुख्य थीम था। वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य उत्सव 2023 एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। पराक्रम दिवस क्या है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया। 126वीं जयंती थी वर्ष 2023 में। अगला है तो प्रधानमंत्री मोदी ने रॉस द्वीप यानी अंडमान पर बोस स्मारक के मॉडल का उद्घाटन किया। 2018 में नाम बदलकर सुभाष
चंद्र बोस द्वीप किया गया था। गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे इस बार? तो अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति। पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन बन गया है? तो भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन जो है सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन पुणे है। ये 33 मीटर गहरी है। एकमात्र ऐसा अंडरग्राउंड स्टेशन जहाँ अंडरग्राउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म का पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तरंग मेल सेवा ये क्या है? तो गुजरात में भारतीय डाक ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की। सूरत में हजीरा बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन ये कब आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जाजपुर उड़ीसा की प्राचीन राजधानी है। भागीदार कौन कौन थे? तो 4 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और 5 यूनेस्को के रचनात्मक शहर। यूविन कार्यक्रम ये क्या है? तो भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का एक को डिजिटाइज्ड करना है। ये प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में आयोजित किया गया। इसका उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और उसका टीकाकरण करने के प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के प्रसव को पंजीकृत करने। कोविन प्रोग्राम को दोहराता है जिसने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए डिजिटल बैकबोन के रूप में काम किया था। अब इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है आपको याद रखना है। इसकी क्षमता कितनी है? 3097। इसने टैंगन और ड्री नदियाँ और ग्रेविटी बांधों का प्रस्ताव दिया। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का ये हिस्सा है। तो इटालियन ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में पड़ता है। STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर ये है क्या? तो द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चेन्नई में भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। ये डिजिटल इक्वलाइजर के द्वारा डिजाइन किया गया है। छात्रों और शिक्षकों के बीच STEM के लिए वन स्टॉप समाधान है। हक्कुपत्र भूमि शीर्षक कर्म है ये। तो PM मोदी ने बंजारा लंबाणी समुदाय के 5 परिवारों को हक्कुपत्र भूमि शीर्षक विलेख वितरित किए। लंबानी कर्नाटक के कल्याण में बड़ी आबादी वाला खानाबदोश जनजाति है। बंजारा थंडास बंजारा बस्ती हैमलेट इंडिया द मोदी क्वेश्चन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर को BBC वृत्त चित्र को साझा करने वाले लिंक को हटाने का निर्देश दिया। आदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के आपातकालीन प्रावधानों को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि 2 फरवरी में ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके न बताना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।